नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई और रोचक कहानी के साथ। तो कहानी को पूरा जरूर सुने। प्रमोद, जो कि अपनी बहन कमला के ससुराल आया है उसे विदा कराने। बहन की नई नई शादी हुई है और यह उसका पहला सावन है। हर लड़की चाहती है कि वह अपना पहला सावन अपने मायके में अपने परिवार वालों के साथ, अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताए। लेकिन कमला के ससुर जीवनलाल, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव के हैं, वह बहू को विदा नहीं करना चाहते। प्रमोद बड़े ही विनम्र स्वर में कहता है, तो क्या निर्णय लिया आपने? जीवनलाल उसी कठोरता से कहते हैं, विदा नहीं होगी। प्रमोद कहता है, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? जीवनलाल कहते हैं, मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं ले रखा है। प्रमोद कहता है, हर लड़की अपना पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल कहते हैं, जानता हूँ, और सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। प्रमोद कहता है, यह जानकर भी? जीवनलाल कहते हैं, मैं अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद फिर कहता है, यदि मैं कमला को बिना लिए चला गया तो माँ का दिल टूट जाएगा। जीवनलाल कहते हैं, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? प्रमोद कहता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दिया। फिर भी अगर? जीवनलाल उसकी बातों को बीच में रोक कर कहते हैं, अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते, झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? प्रमोद हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। जीवनलाल गुस्से में उठकर टहलने लगते हैं और कहते हैं, देना तो दूर, बारात की खातिरदारी भी अच्छे से नहीं की। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है, मेरी शान को जो ठेस पहुंची है, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई है, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी विदा कराना चाहती हैं तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। प्रमोद बड़े ही विनम्र भाव से कहता है, जी आप इस समय तो विदा कर दें, हम गौने में आपकी हर मांग को पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल उत्तेजित स्वर में कहते हैं, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, और तुम कल के आए छोकरे मुझे बनाना चाहते हो? प्रमोद कहता है, आप यह क्या कह रहे हैं बाबूजी? जीवनलाल गुस्से में बोलते हैं, ठीक कह रहा हूँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। विदा तभी होगी जब पूरे पैसे मेरे इस हाथ पर रख दोगे। अब प्रमोद को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उसके साथ बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल कहते हैं, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह नहीं कि बड़ों के सामने बदतमीजी करे। तुम्हारी तरह कोई आवारा छोकरा नहीं है वह। प्रमोद अपने अपमान से तिलमिला उठता है और कहता है, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन लेकिन यह तो मत भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। जीवनलाल कहते हैं, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने अपनी बेटी गौरी की शादी की है। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? हाँ, बेटी वाले होकर हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कुछ देर में उसे लेकर आता होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? प्रमोद व्यंग से कहता है, जो मेरी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से कहते हैं, बेटी और बहू को एक तराजू में तौलना चाहते हो?
बेटी बेटी है और बहू बहू। प्रमोद कहता है, ठीक है, अब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। थोड़ा रुक कर बोलता है, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल कहते हैं, जरूर, और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। इसके बाद वह अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लॉन में। इसके बाद जीवनलाल बाहर चले जाते हैं और प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से उसकी बहन कमला आती है। चाँद से सुंदर मुखड़े पर उदासी छाई हुई है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं। रेशमी साड़ी पहने हुए वह चुपचाप जाकर प्रमोद के पास खड़ी हो जाती है। प्रमोद भारी स्वर में कहता है, बैठ जाओ कमला, और कमला पास में ही बैठ जाती है। प्रमोद कमला से पूछता है, कैसी हो कमला, ठीक से तो हो? कमला सिसकने लगती है। प्रमोद कहता है, पागल न बनो कमला, रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी में पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई कहती है, भैया अब क्या होगा? प्रमोद कहता है, घबराओ मत, मैं जल्दी फिर से आऊँगा और इस बार विदाई अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। कमला समझ नहीं पाती, पूछती है, मरहम? कैसा मरहम? प्रमोद कहता है, हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है, उन्हें मरहम चाहिए। तुम चिंता ना करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मैं मकान बेचकर कुछ न कुछ पैसों का इंतजाम तो कर ही लूँगा। कमला व्याकुलता से कहती है, मेरी विदाई के लिए घर न बेचना भैया, आपको मेरे सुहाग की सौगंध है। प्रमोद कहता है, यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ और माँ के साथ घर पर बिताओ? कमला कहती है, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? साल 2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। प्रमोद बीच में ही रोककर कहता है, लेकिन तुम? कमला कहती है, आप मेरी चिंता ना करें, सच विदा ना होने का मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद कहता है, लेकिन कमला? कमला कहती है, गौरी आ रही है ना, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी, आप विश्वास करें भैया। प्रमोद कहता है, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के 2 टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह पाओगी? कमला कहती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी ममता की मूर्ति हैं, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वह सब भूल जाएंगे। प्रमोद कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता भी सिर्फ दिखावा हो। तभी अंदर से राजेश्वरी जी आती हैं, जो कि कमला की सास हैं। आते ही पूछती हैं, कैसा दिखावा भैया? कमला और प्रमोद दोनों चौंक कर उठने लगते हैं। तभी राजेश्वरी जी दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, बैठे रहो तुम लोग, और हंसकर बोलती हैं, क्या बात हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद कहता है, बस कुशल मंगल पूछ रहा था माँ जी। राजेश्वरी जी कहती हैं, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद चुप हो गया और कमला ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। राजेश्वरी जी बोली, समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी कुछ नहीं बोला। राजेश्वरी जी बोली, मुझसे शर्म कैसी, मेरे लिए जैसे मेरा बेटा रमेश वैसे तुम। बोलो, कितना रुपया मांगा है उन्होंने? प्रमोद ने कहा, जी
जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वो तो। राजेश्वरी जी बीच में ही बोली, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा है उन्हें पैसा। राजेश्वरी जी ने कहा, ठीक है, तुम ऐसे तो नहीं बताओगे, लेकिन मैं देती हूँ तुम्हें रुपए। उनके मुंह पर मार कर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। और उठकर सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर कहता है, रुकिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती हैं और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती हैं। प्रमोद कहता है, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी तरीके से चुपचाप बैठी रहती है। राजेश्वरी जी चौंकते हुए कहती हैं, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदाई ना हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं भी माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं अपनी बेटी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होंगी। नहीं, विदाई तो जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल कर ले आ। और राजेश्वरी जी चाबियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हैं, लेकिन कमला चुपचाप बैठी रहती है। राजेश्वरी जी कहती हैं, जाती क्यों नहीं, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी जी मेरी बेटी कहकर उसे गले से लगा लेती हैं। तभी जीवनलाल बाहर से बोलते हैं, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की? राजेश्वरी जी कहती हैं। राजेश्वरी जी कमला से कहती हैं, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर चली जाती है। तभी जीवनलाल अंदर आते हैं और कहते हैं, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी जी चिढ़कर कहती हैं, कभी सीधी बात तो निकलती नहीं मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। जीवनलाल कहते हैं, यह लो, इसमें कौन सी उल्टी बात है? राजेश्वरी जी कहती हैं, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो, बाकी सब नक्कटे हैं? जीवनलाल कहते हैं, तुम्हें तो मेरे हर बात में बुराई ही दिखती है। प्रमोद तुम ही बताओ, मैंने कोई गलत बात कही? प्रमोद कहता है, ठीक कहा आपने, आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिनके पास पैसा नहीं, वह नाक और मूछ होते हुए भी नक्कटे हैं, मूछ कटे हैं। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। जीवनलाल प्रसन्न होकर कहते हैं, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई की थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती हैं। उनकी दृष्टि बाहर वाले दरवाजे की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। तभी बाहर से रमेश अंदर आता है। जीवनलाल बाहर झांकते हुए घबराए हुए स्वर में कहते हैं, गौरी कहाँ है? रमेश धीरे से कहता है, वह नहीं आई। जीवनलाल कहते हैं, नहीं आई? क्यों, तबीयत खराब है क्या? रमेश कहता है, जी नहीं। जीवनलाल कहते हैं, फिर क्या हुआ? रमेश कहता है, उन्होंने विदाई नहीं की। राजेश्वरी जी हतप्रभ सी बैठ जाती हैं। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा था। जीवनलाल कहते हैं, विदाई नहीं की? क्यों क्यों नहीं की विदाई? रमेश कहता है, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया। जीवनलाल बिगड़ कर कहते हैं, हमने जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया, लोभी कहीं के। राजेश्वरी जी उठकर कहती हैं, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल कहते हैं, मगर शराफत और इंसानियत। राजेश्वरी जी बीच में ही रोक कर कहती हैं, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल कहते हैं, चुप रहो तुम। राजेश्वरी जी कहती हैं, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम तो। जीवनलाल उनकी बात अनसुनी करके कहते हैं, मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं उन्हें। राजेश्वरी जी कहती हैं, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर कहते हैं, गौरी की माँ। राजेश्वरी जी कहती हैं, अब भी आंखें नहीं खुली?
जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे तब तक ना तुम्हें सुख मिलेगा ना शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, फिर सिर नीचे झुका लेते हैं। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बड़बड़ाते हैं, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश्वरी जी कहती हैं, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है तो सब उलझने सुलझ जाएं। जीवनलाल रुक कर अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रही हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में कहता है, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना ना भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में कहते हैं, रुको प्रमोद, मुझे और लज्जित ना करो। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद आश्चर्य से कहता है, बाबूजी। जीवनलाल कहते हैं, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो, अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती, बहू विदा नहीं करनी क्या। और इस तरह से कमला भी खुश हो जाती है। अपने आंसू पोंछते हुए वह शीघ्रता से अपने कमरे में जाती है। रमेश और प्रमोद दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं और जीवनलाल धीरे धीरे उनकी ओर बढ़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।